आप लोग मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे? जी कर रहे हैं सर। तो मैं आपको का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आप लोगों को जो फाइल भेजी थी, तैमूर साहब शुरू करें फिर? जी जी जरूर। हाँ, उसके अंदर ये मैं दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा था, क्लाउड ने पता नहीं पूरे डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं करा, तो वो पॉलिटिकल फिलॉसफी वाले सेक्शन रह गए हैं, और दूसरे मेरे लैपटॉप की बैटरी अभी डेड है, तो उसको चार्ज करने में टाइम लगेगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बाद में भेज दूंगा, बट राइट नाउ आई विल जस्ट टॉक थ्रू दिस, राइट? सो अच्छा जी, सो अभी जो हमने बात की है वो जितने भी इश्यूज डिस्कस किए थे, आप समझे उससे कि वी वर लुकिंग एट वेदर माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल वी वर ब्रॉडली कंसर्न्ड विद the field that is known as epistemology in modern contemporary professional philosophical circles. जो चीज़ें हमने कंसिडर नहीं की हैं, बट आई थिंक उसके डिस्कशन करना चाहिए थोड़ा बहुत उसके बारे में, is how your moral and political philosophy will change within modernity, right? So सबसे पहले let's discuss moral philosophy और ethics as we say. उसके अंदर आप ये समझें कि मैंने जो अभी आपको डेकार्ट कह रहा हूँ, जो कांट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था स्पेसिफिकली, कि कांट ने एक पोजीशन ली थी कि जिसके अंदर उसने कहा था कि हमें अपने आइडियाज़ के बारे में पता है, ठीक है, कि बट वी डोंट नो हाउ टू व्हाट एक्सटेंट दोज आइडियाज़ दैट वी हैव correspond to the world independent of who we are, ठीक है? लाइक इमेजिन अगर इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता होता तो क्या दुनिया वैसी ही होती जैसे इंसान के तस्वुर में दुनिया है, राइट? इस तरह का सवाल उसका जवाब था कि he used to call it the thing in itself or the Ding an sich in German, कि there's nothing that we can say about the thing in itself. All that we can talk about is how we perceive things, okay? ये जो है ना, this leads to a certain kind of disconnect from the world. You feel कि you are trapped within your own ideas, within a veil of ideas, ठीक है? ये जो है this is also connected with this notion कि increasingly people will start questioning whether there is any truth to be known or whether there are only opinions that are circulating, right? ये दोबारा इसकी पूरी इस लॉजिक की कल्मिनेशन जो है वो आपको पोस्ट मॉडर्न थॉट में एक लेवल पे मिलेगी, उसको बाद में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल ये देखते हैं कि इसका असर इन एथिक्स और इसका असर इन मॉरल फिलॉसफी क्या हुआ था, ठीक है? अच्छा देखिए, जनरली अगर आप लोगों में से किसी से मैं ये सवाल करूं कि भाई आप लोग let's take any ethical example, right? So let's take the example के इंसानों को, मतलब इंसानों को what's the word, या innocent को क्या कहते हैं उर्दू में? मासूम, एग्जैक्टली। मासूम, किसी मासूम की जान लेना जो है वो गलत है, ठीक है? If I ask you that question, आप लोगों में से क्या जवाब देंगे आप लोग? वैसे भी जान लेना गलत है, जरूरी नहीं, मतलब वो अपनी जगह ठीक है, मेरे सवाल का जवाब देते फिलहाल। सर, जिसकी जान ली जा रही है वो मासूम ही हुआ ना? नहीं, तो सवाल ये है कि वो गलत क्यों है? इसकी जान लेना, नाहक मासूम की जान लेना क्यों गलत है? क्योंकि हमने उसे पैदा बनाया नहीं है, क्योंकि हमने उसे तहकीक नहीं किया। नहीं, लेकिन वो गैर मासूम के लिए भी नहीं कर सकते। मासूम से फर्क कैसे होगा? मासूम से मुराद है बिला वजह किसी की जान, जिसने कोई गलत काम नहीं किया। हम किसी को मौत से हम गनाह क्यों कर रहे हैं जब हमने उसकी तहकीक नहीं की? बिकॉज़ ये अल्लाह मियाँ का है, किसी की जान, मतलब अल्लाह मियाँ के हाथ में ना किसी की जान लेना या किसी को पैदा करना, वो हम अपने इख्तियार में नहीं कर सकते, इसलिए Because death is imperfection. क्योंकि हम भी तो उसी लाइन में हैं, तो क्या हम पसंद करेंगे कि हमारी जान दी जाए बिला वजह? तो हम ठीक है, चलो आप लोगों ने जितने भी जवाब दिए अभी तक, ठीक है, जवाब सही या गलत ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि
जो जितने भी जवाब आए हैं उन सब के तर्ज में एक चीज मुश्तरक है, वो ये है कि आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब दिया है। मैंने सवाल पूछा व्हाट शुड वन डू, राइट, और बेसिकली इट हैज समथिंग टू डू विद वेदर सम एक्शन शुड बी डन और नॉट, ठीक है। उसका जवाब आप लोगों ने इस तरह से दिया है कि डिफरेंट चीजें ढूंढी, बट जवाब सारे ऐसे ही आए थे जो मैंने सुने। वो ये है कि भाई बिकॉज थिंग्स आर नॉट अ सर्टेन वे, राइट। दुनिया में चीजें कुछ ऐसी हैं, मतलब फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट यू आर रेफरिंग टू, कि मैंने उसको पैदा नहीं करा, ठीक है, उसने जो है वो कोई क्राइम नहीं कमिट करा। Does that make sense? Yes. You are referring to the question what ought to be done by giving an answer which looks like what is the case. उसको सामने रख के आप ये कह रहे हैं कि भाई we decide what ought to be done on the basis of what is the case. सॉरी सर, आपका सवाल ये था कि क्या किया जाना चाहिए कि मासूम को सजा दी जाए, क्या आपने ये पूछा था? नहीं, मतलब ये था कि मैं ये मतलब उसको मैंने दूसरे तरीके से पूछा था, बट ये था कि उसको आप ऐसे घुमा सकते हैं कि शुड वन किल एन इनोसेंट पर्सन, राइट। तो लफ्जों की तरकीब पे फोकस नहीं करिए। द आइडिया इज रादर के व्हाट शुड बी डन इज बीइंग आंसर्ड बाय द क्वेश्चन व्हाट इज द केस, राइट। अगर ये जनरली लोग इस तरह से सोचते हैं ऑफन टाइम्स, इसको हम लोग ये कहते हैं कि योर एथिक्स, राइट, और योर मॉरल फिलॉसफी और द आंसर टू द क्वेश्चंस कि व्हाट शुड बी डन इज derived from what is the case or a description of reality. अच्छा, अब इसके अंदर ये अगर ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कि if somebody is going to point to what ought to be done by pointing at what is the case, इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा मसला मौजूद है। उस मसले को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये एग्जांपल कंसिडर करें कि अगर आपसे ये बोला जाए, again I'm not going to debate the issue but I'm just going to assume it right now for argument's sake, कि अगर कोई ये बोले कि जी होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अननेचुरल है, ठीक है, और फिर वो एग्जांपल ऐसे दें कि यार आप एनिमल स्पीशीज में देख लें, humans shouldn't be doing this because most of the animal species also do not display homosexual behavior, right? इन्होंने इसके अंदर यही सवाल का जवाब कि what ought to be done, should we be homosexuals or not, is being answered by the question that majority of species are not homosexual, right? Something to that effect. You see how the question what ought to be done is being answered by what is the case. इसके अंदर ऑब्वियसली अब आपको इस एग्जांपल को अगर हम सामने रखेंगे तो इट्स इजी टू सी व्हाट द प्रॉब्लम विद द स्ट्रेटजी इज, ठीक है। जिसको जनरली कहा जाता है द गैप बिटवीन इज एंड, ठीक है, व्हाट इज डजंट हैव दैट जस्टिफिकेशन इन इटसेल्फ, कि भाई उसको जो है एक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूलेशन या उसको एक उसूल क्या कहते हैं उसे तायीद बना लिया जाए, तकलीद बना लिया जाए कि इसकी बेसिस पे हमें जो है कुछ करना होगा, राइट। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई व्हाई द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ मैरिज, राइट, एक मियाँ एक बीवी, व्हाई दैट, इफ समबडी सेज भाई दैट इज व्हाट हिस्ट्री हैज बीन डूइंग, दैट इज व्हाट द प्रेडोमिनेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी हैज बीन, somebody can just equally come back and say but why does that always have to work? You see there are, मैंने प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की बात की थी, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस कर रहा है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि the more you raise issues about what your knowledge of the world is, the bigger the gap will start becoming between the jump that you have to make from what is to what should be, right? ये थोड़ी सी मुश्किल दकीक बात है। Are people understanding what I'm saying? Yes. Okay, good. तो अब जब मैंने ये आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर दिया है कि मॉडर्निटी के अंदर या इन फिलोसोफर्स के हाथ में our knowledge of the world is also getting increasingly questioned to such an extent that there are some people who are going to say कि भाई we have
we have absolutely no knowledge about the world. All that we have is knowledge of the, Kant calls this thing the phenomena. We have a knowledge of the phenomena, we don't have any knowledge of the noumena. This is also going to create a lot of problems with ethics. How should we live our life? ये सवाल जो है ये उठता जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बाइबल में द क्रिश्चियन बाइबल उसके अंदर गॉस्पेल्स का जो सेक्शन है जो जीसस की लाइफ के साथ डील करता है, उसके अंदर एक लाइन बड़ी मशहूर है कि क्राइस्ट इज द वे एंड क्राइस्ट इज द ट्रूथ। ठीक है, उसके अंदर भी दोबारा वे से मतलब ये है कि somebody to be followed। ठीक है, why is he to be followed? Because he is the truth, because he is the case, that is why he should be followed. Does that make sense? वो connection between is and ought बहुत ज्यादा वाज़ेह है। रियलिटी इस तरह से है, इसीलिए हम उसकी तायीद कर रहे हैं, इसीलिए हम उसकी तकलीद कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जब आपने रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि हमें रियलिटी नहीं पता, तो अब मसला बनेगा एथिक्स के लिए कि अब हम अपने एथिकल एक्शंस को किस चीज पे बेस करेंगे। ओके, दिस प्रॉब्लम मेनी फिलोसोफर्स विल रियलाइज and they will try to come up with lots of different answers to this question. The one answer which has become the most famous answer, and it's probably, I think, at one level, the most dominant answer as well in our everyday lives that we see around ourselves, is this idea that you make a decision on what to do on the basis of what brings or what maximizes utility. कितने लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ी है? आप लोगों ने ये सुना होगा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन फंक्शंस, राइट? इकोनॉमिक्स का तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट है। इसके अंदर all that you're trying to do is, I mean, if we get rid of this word utility, right? Sometimes people use the word utility, sometimes people use the word value, but another common word that you can substitute over there would be, we try to engage in those actions that increase happiness. Okay? Maximization of happiness. अब देखें, अगर आपने ये जो है एक वो बना लिया है, जरिया तो नहीं कहना चाहिए, एक बुनियाद बना ली है जिसके ऊपर आप अपने एक्शंस को बेस करेंगे, on the basis of which you're going to undertake this or that particular action and decide which action to undertake on the basis of क्या चीज जो है वो ज्यादा हैप्पीनेस जनरेट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा आप लोगों का कोई अच्छा नोट टेकर है तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हैप्पीनेस को अरबी में इसको खुशी नहीं ट्रांसलेट करिएगा उर्दू में, इसको फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी में अरबी में सादा कहा जाता है, सादत मंदी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सादा। ठीक है, जब आप फाजिल साहब के साथ फलसफा पढ़ रहे होंगे तो उनसे कहिए, उनसे पूछिएगा जरा कि सादा के बारे में हमारे इस्लामी जो मुफक्किरीन गुजरे हैं उन्होंने क्या। One thing that you will notice over there, a big difference that will arise, is Sada, even in that conception, right? Happiness in the pre-modern conception, whether Muslim, whether Jewish, whether Christian, is going to be connected with achieving a certain state of affairs in the world. And that will be the case because it will be connected with reality. अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे अगर मैं समझाऊं कि ये कहा जाएगा कि देखिए जी आखिरत जो है वो हतमी है, ठीक है, वो तो होनी है। That is what reality is like. So you might as well try to base your actions on the basis of what reality will be or what reality is, right? And when you're trying to get happiness in this framework, जब आप आखिरत की बात कर रहे हैं, then your happiness is actually derived on this idea that there is some state of affairs that I want to achieve because that is how things are, that is what I should be. ठीक है, यहाँ पे दोबारा वो कनेक्शन मौजूद है। मगर आजकल के ज़माने में स्पेशली इन मॉडर्न फिलोसफी जब हैप्पीनेस की बात हो रही होगी, इस तरह का हैप्पीनेस का कंसेप्शन नहीं। किस तरह का हैप्पीनेस का कंसेप्शन है? थिंक ऑफ इट एज अ साइकोलॉजिकल स्टेट। If any of you have been in therapy, if any of you have worked with therapists, counseling type चीज़ें आप लोगों ने की है, तो oftentimes, right, it's this sense कि यार whatever you feel is right,
whatever, I'm not saying whether that's right or wrong. I mean, मैं अभी उस मसले में नहीं पढ़ा, अभी मैं सिर्फ describe कर रहा हूँ कि the thinking is often connected with what your own psychological state is, and on the basis of that you decide whether something is good or not. On the basis of that sense of happiness, societies decide whether something is to be done or not. ये moral philosophy एक बड़ा interesting सा turn लेना शुरू करेगी अभी, ठीक है? मॉडर्न वर्ल्ड में ही होगा ये जाके, उससे पहले as far as I know आप लोग, मतलब again I don't want to get into the history of philosophy because you know most of you will confuse yourself, but थोड़ा सा एक छोटा सा point अगर मैं ये बताऊं कि the closest that you will get to something like this notion of happiness, ठीक है? वो ancient philosophy में Epicureans वगैरह के पास अगर आप, वो group of thinkers हैं उनके पास अगर आप जाए, वो लोग मगर फिर भी ये कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि increase your level of happiness and pleasure and satisfaction, all of that, but even that will still be connected with what the world is like. You try to bring yourself in accord with the world, what the world is like, and that will increase your happiness, rather than it just being एक mental state है, ठीक है? ये जो moral philosophy के अंदर जो ये turn आएगा, इसको appreciate करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से ऐसा है कि एक वो बहुत ही मशहूर आदमी है, जॉन स्टुअर्ट मिल. John Stuart Mill is a very crucial thinker when it comes to, अगर आप आजकल के ज़माने में बात, आजकल से मतलब our time period right now in which 2018, आप अगर US चले जाएं, आप अगर UK चले जाएं, any English speaking like country basically, right, in the developed West, you will notice that Mill is often cited as the major thinker behind the constitutional principles, behind the legal frameworks, behind the political philosophy that is dominant within England and USA and Canada and Australia, इस तरह की जगहों पे. Mill की principle है एक very famous ethical principle that he derives, on the basis of which he says everybody should be allowed to do whatever they're doing as long as they do not harm somebody. It's known as the Mill's principle of harm or principle of non-harm, but whatever the name you call it, the idea is very simple. Like everybody should be allowed to do what they're doing as long as they're not harming somebody, right? अब ये जिस किताब के अंदर वो ये बातें करेगा, सबसे ज़्यादा इस प्रिंसिपल को elaborate करेगा. मजे की बात क्या है उधर कि he starts his discussion by first saying that look, we live in a world in which we are all infallible. Sorry, we are all fallible. ठीक है, हम में से कोई भी now I mean in the Islami इस्तिलाह हम में से कोई भी मासूम नहीं है, in the sense के हम में से कोई भी infallible नहीं है. That means we are all prone to error, we are prone to mistakes, we are all prone to getting things wrong. Okay, there's a problem with our understanding, and in this environment nobody, because we assume that everybody is fallible, everybody is prone to making mistakes, we cannot make the opinion of one person outweigh the opinion of another person, right? But if that is the case, then how do we adjudicate? हम एक उनके दरमियान जब मसले होते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि कोई सही है कि कोई गलत है, ठीक है? And I'm not trying to talk about just the case by case basis कि यार आपने जो मेरी चीज उठाई कि नहीं, but it's more of an issue of के your philosophical view of the world, right? उसकी basis पे आप अगर कुछ कर रहे हैं, so for example these issues of this kind, right? Like homosexual marriage, abortion, ethics के जो classical questions हैं, इस तरह के issues को किस तरह से समझा जाएगा, पूरी framework से वो analyze हो रहे होते हैं, और उस framework को question करना बड़ा मुश्किल है. तो फिर और किसी भी framework को हम हतमी नहीं मान सकते, infallible नहीं मान सकते. So in that situation, he comes up with this principle that as long as nobody is going to harm somebody else, the action that they are undertaking should be permissible and should be viewed as a good action. Right? Does that make sense? So moral philosophy का जो एक नतीजा है, जो कि eventually यही चीज है political philosophy में भी जाएगी, ये जो सबसे बड़ा नतीजा जो आपको नजर आता है, जो सबसे ज्यादा राइज थॉट नजर आती है आजकल के जमाने में, आप लोग, आई एम श्योर इन पाकिस्तान आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, ये वेस्ट का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है, कि कॉमन सेंस बन चुकी है कि लोग कहेंगे कि भाई मतलब मुझे तो कोई तंग नहीं कर रहा ना वो, या वो आपको तो तंग नहीं कर रहा ना, तो ठीक है उसको करने दें, वो जो कर रहा है, इस तरह से लोग बात करते हैं, राइट?
this principle of harm has become common sense now, but historically speaking, philosophically, अगर इसकी genealogy देखी जाए, तो इसके पीछे वही चीज खड़ी थी है कि we are not sure about the truths that we claim to have. Okay, and again over here in this moral position, the epistemological the development is also feeding into it, because we are not sure of our very own ideas. Hence, we end up saying कि ठीक है, we just decide, adjudicate between people on the basis of who is getting what kind of harm and who's getting what kind of happiness. ठीक है? Harm over here basically means unhappiness, opposite of happiness. So that's how they're all connected. So ये एक बहुत बड़ा change आएगा modern world के अंदर. This will become common sense, not just at the moral level. This will also become common sense at the political level. क्योंकि देखें ना, अभी मैंने आप लोगों से जो बात की कि constitutional principles हो गए, ये सारी चीजें हो गई, इसके अंदर बेसिकली बात क्या हो रही है कि भाई जो कोई करना चाहता है आप उसको ना रोके, as long as वो किसी को हार्म नहीं कर रहा. ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है. ठीक है, इस मॉरल थॉट को जब हम लेके पॉलिटिकल लेवल पे जाते हैं, जब उसकी बेसिस पे लेजिस्लेशन बनाना शुरू करते हैं, लेजिस्लेशन के अंदर आपको हमेशा स्पेसिफाई करनी होती है डेफिनेशंस. इस लफ्ज से मुराद क्या है, इस चीज से बात, इस लफ्ज से किस चीज के बारे में बात हो रही है. तो भाई हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस से मतलब अगर मैं जो है वो किसी को देख रहा हूँ, वो कुछ कर रहा है, अपने आप ही को कर रहा है, ठीक है, एंड इफ आई एम गेटिंग अनहैप्पी अबाउट दैट, should that be a factor on the basis of which I say कि भाई आप ये बंद करें? Or happiness has to be understood primarily in the sense of like something about my body, something about the space that I'm in, right? इसके अंदर मतलब political philosophy में ये बात फैलती जाएगी. इसको define करने की जब लोग कोशिश करेंगे तो they will start with your own body and then with your property. ठीक है, कि इन दो कॉन्सेप्ट पे अगर कोई आपके अटैक नहीं कर रहा तो फिर आपकी बॉडी और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अगर अटैक नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि व्हाटएवर दे आर डूइंग इज नॉट हार्मिंग यू. राइट, दैट्स हाउ द प्रिंसिपल ऑफ हार्म इज देन इंटरप्रेटेड. बट anyway, the bigger point that I wanted to point to is that moral philosophy will change also because of what's happening at the epistemological level. Your unsurety about the world is making you say that we need to find new principles on the basis of which we are going to make our ethics. अब इसके साथ साथ मतलब जब ये इसको यूटिलिटेरियनिज्म कह लें, ठीक है, जब ये ऊपर बढ़ना शुरू होगी, इसका इवेंचुअल रिजल्ट ये होगा कि आप समझें इमोटिविज्म, एक यही चीज जो पूरी डेवलप हो जाती है इनटू अनदर लेवल ऑफ फिलॉसफी, इसको कहा जाता है इमोटिविज्म. इमोटिविज्म वो चीज है जिसके अंदर जनरली आपसे ये कहा जाएगा कि यार अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि something is wrong, what I really mean, I might be phrasing it that way, but what I really mean by that is, or what anyone means by that is, like I don't feel that this is good. I don't feel that this is good. The emphasis, the underlining part has to be on the feeling part. ठीक है, कि you just feel that. और अब दोबारा यहाँ पे जो सवाल Q&A में पहले उठा था कि इसको contrast करें with knowledge. Knowledge क्या चीज है? True justified belief. ठीक है, feeling is not true justified belief. Feeling is just feeling. So होगा ये कि morality या ethics की questions जो हैं वो basically बनते जाएंगे questions of taste and preference. Emotivism इस चीज का नाम है. वो philosophical perspective जिसके अंदर आप ये कहेंगे कि ethical questions are resolved, or ethical positions are basically just predilections. ठीक है, लोगों की पर्सनल लाइक्स हैं. That's all that there is. अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर कैन यू गिव एन एग्जांपल? सवाल आया है तो यही एग्जांपल कि भाई होमोसेक्सुअलिटी जी आपको नहीं पसंद है, बस आपको नहीं पसंद है. दैट इज योर पर्सनल टेस्ट. इट हैज नथिंग टू डू विद हाउ थिंग्स आर. किसी को पसंद है तो है, मतलब यू नो इट डजंट मैटर. इट्स लाइक सेइंग कि मुझे कॉफी पसंद है तो पसंद है, आपको चाय पसंद है तो आपको चाय पसंद है. That's how it is, and there is no debate to be had about whose position is the right position, right? And all that we're really doing is basically just trying to find a way of negotiating, creating some space in which you can exist with whatever opinions you have, and I can exist with whatever opinions I have, rather than try to reach some sort of mutual understanding on the basis of which we'll say that is how life ought to be lived. Okay. Anyway, that is emotivism.
इमोटिविज्म जो है, ये मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया कि आप समझिए कि यूटिलिटेरियनिज्म की एक डेवलप और भी लेवल पे एक डेवलप फॉर्म है। ये तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मेरे ख्याल से understanding of moral and ethics is in the world that we live in. Along with that, there's another theory which is kind of important. That is known as the deontological theory of truth. ठीक है? उसके अंदर भी उसके ये सामने बहुत बड़ी मुस्कुराहट आई आपके चेहरे पे। ये दोबारा ऑन्टोलॉजी का लफ्ज आ गया इसलिए। हाँ। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वही मसला है कि यहाँ पे जो लफ्ज ऑन्टोलॉजी इस्तेमाल आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ये एक्चुअली ऑन्टोलॉजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल रूट ऑफ द वर्ड इज de-onto, okay? It's not ontological. It's de-on, like duty. That's what it means in the original Greek. So ontological is not the main word. The main word is de-on. ठीक है? Anyway, इसको basically इस theory में ये कहा जा रहा है कि you decide whether something is an action that needs to be done or not on the basis of the maximum utility or maximum happiness it will derive, but rather on the basis of whether it is a universalizable maxim. ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है। यूनिवर्सलाइजेबल मैक्सिम क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। वो ये होती है कि आप कोई भी एक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है? उस एक्शन में आपने सोचा कि भाई एक कोर्स है एक्शन ए, दूसरी कोर्स है एक्शन बी। दोनों एक्शंस को इस तरह से कंसिडर करें कि इफ एवरीबडी इन द वर्ल्ड वर टू डू एक्शन ए, would action A be possible? If yes, then that action is universalizable. Consider if everybody were to do action B, if they cannot all do action B, then action B is not universalizable. Okay? And you should always engage in that action which is universalizable. इसकी एक अगर specific example दी जाए, भाई मैं सामने वाले आदमी के साथ धंधा कर रहा हूँ, ठीक है? बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उसको झूठ बोल सकता हूँ about the stuff that I'm selling him. Okay? How do I think about whether I should lie to him or not? If I lie, imagine everybody else lying as well. If everybody else is lying as well, then I can be potentially lied to. And if I can be potentially lied to, then I will not have reason to trust anybody. If I don't have any reason to trust anybody, then they don't have any reason to trust me. The whole purpose on the basis of which मैं ये पूरी activity कर रहा था, engage in exchange of goods and services for money, that will break down. समझ रहे क्या हो रहा है? उस action को अगर आपने universalizable करने की कोशिश की, झूठ बोलने को in a business transaction, the ability of business transactions to happen will break down. Hence, that is not a universalizable action. Hence, you do not engage in it. ठीक है? आप लोग हो सकता है कॉमन सेंस के लेवल पे सोचते हो कि यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट ये एक तरह की आप समझे उन्होंने they try to understand why झूठ नहीं बोलना चाहिए. How do you justify why झूठ नहीं बोलना चाहिए? जी पूछिए. So every universalizable maxim has to have a positive outcome. उसकी positivity of nature जरूरी है या नहीं? Very interesting. I'm not sure आप positivity किस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, but the point I was trying to get to was precisely this. आप जो करना चाह रहे थे, अगर आप वो नहीं कर सकते, right? अगर उस चीज के हुसूल में रुकावटें खड़ी हो रही हैं, then you cannot do that thing. अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उसमें भी तो मेरी हसूल हो रहा है ना किसी चीज में। झूठ बोल के अगर मैंने किसी से कोई चीज ले लिया तो मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तो फिर नहीं आपको मिल रहा है, मगर देखें अगेन द लॉजिक इज नॉट कि आपको उस मोमेंट में आपको मिल जाएगा, बट अगेन हम जब यूनिवर्सलाइजेबल कर रहे हैं उसको, हम ये कह रहे हैं कि अगर हर कोई यही कर रहा होता तो फिर आप ये कर सकती थी। आप इसको इस तरह से समझें, आपका झूठ बोलना इस बात पे खड़ा हुआ है, इस बुनियाद पे खड़ा हुआ है कि सामने वाला आदमी आप पे एतबार कर रहा है, मगर अगर सबको ये पता है कि सब झूठ बोल रहे हैं तो कोई एतबार नहीं करेगा, और जब कोई एतबार नहीं करेगा तो फिर काम नहीं होगा। अच्छा सर, मैं इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ? अभी दीजिए, मतलब the reason is not to the point is not to find justifications for why somebody should not lie, but rather I'm trying to illustrate using this example what deontological ethics looks like. अच्छा, तो right?
सो अगर उससे कनेक्टेड है तो दे दें, वरना वैसे तो हजारों रीजंस दिए जा सकते हैं। वो तो आप बताएंगे ना कनेक्टेड है कि नहीं है। तो चलिए बताइए। गेम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है काफी पॉपुलर। गेम थ्योरी में वो यही कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको लेके जाता है टॉप ऑफ द सप्लाई चेन या फूड चेन। और जो डिफॉल्टिंग एटीट्यूड है उसके ऊपर काफी सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, वो आपको नीचे लेके आता है। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर हमें तब भी पता चलता है जो डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं या डेवलप्ड सोसाइटीज भी हैं, वो बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव एटीट्यूड होती है और डिफॉल्टिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर नहीं होती। तो इज इट द सेम? बिल्कुल, आपने हाँ बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, और आपकी एग्जांपल ने एक्चुअली वो पॉइंट मेरा कनेक्ट करने जो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो यही है जो पहले जिन्होंने सवाल पूछा था अभी, वो यही है। अब दोनों ने एग्जांपल्स या सवाल के अंदर बात कनेक्ट कर दी है कि देखें इवन इन द डिओंटोलॉजिकल थियरी के अंदर होगा ये कि आपका जो गोल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो गोल माशरती सतह पे बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, बट स्टिल the point is that the goal that you're projecting onto the society, on the basis of that you will decide whether something is universalizable or not. and ये गोल, अच्छा अब ये सवाल कहाँ से, इस सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या ये गोल वर्दी ऑफ परसूट है? सो फॉर एग्जांपल राइट, अभी हमने जो ये बात की थी कि भाई मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आपको और मुझे उसके बदले कुछ नक चाहिए, तो अब क्या होगा भाई, ये पूरा ये जो कंसेप्शन है, जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये उसी सोसाइटी में हो सकता है जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्शन हो। ठीक है, तो अब इसको कौन जस्टिफाई करेगा? उसको जस्टिफाई करने के लिए अब आप ये कहेंगे कि यार इसको जस्टिफाई करना तो मुश्किल है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्शन से बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सलाइजेबिलिटी वाला जो इशू था ना, जो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का है, वो तो एक एक्शन के ऊपर, जब आप कोई एक्शन एंगेज कर रहे थे उसके ऊपर हमें डिसाइड करता है, हेल्प करता है डिसाइड करने को कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ये एक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में अगर हम कुछ नहीं कह सकते तो फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देन यू गो बैक टू यूटिलिटेरियन एथिक्स। इज इट इंक्रीजिंग हैप्पीनेस? If it's increasing happiness, then yes, go ahead and do it. You see how the two theories start like working with each other? General prosperity की तरफ move करनी चाहिए। Exactly, general prosperity की तरफ move करेंगे आप। और जिन्होंने आपकी तस्वीर कट रही है मेरे सामने तो मुझे शक्ल नजर नहीं आ रही है, बट जिन्होंने एग्जांपल दी थी कि गेम थ्योरी की, नहीं कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहे आराम से। बस ठीक, बात ही काफी है। जो गेम थ्योरी की एग्जांपल दी है, economics is the best example of this. Literally, I mean, economics is your, and I say this with a lot of frustration as well because my background is a lot of it's economics. और आजकल आप लोग समझे मैं completely finance की दुनिया में घुसा हुआ हूँ। आप लोगों को अगर कुछ पता हो CFP वगैरह के एग्जाम, CFA के एग्जाम्स होते हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मैं सुबह से लेके शाम तक यही थिंकिंग से एक्सपोज हूँ ना, तो मैं CFA level 2 कर रहे हैं 3 नहीं, अभी तो लेवल 1 कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें कि हो जाए तो फिर 3 पे भी आ जाए। दुआओं की 3 पे जरूरत पड़ती है। खैर अगर आपने CFA करा हुआ है तो मुझे अलग से फिर मैसेज करिएगा। तो खैर एनीवे, कहने का मकसद ये है कि आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो एक चीज जो साइडलाइन हो रही है ना, जो साइडलाइन हो रही है वो है, इसको कहा जाता है द थ्योरी ऑफ एथिक्स व्हिच इज नोन एज नेचुरलिज्म। Naturalism is just a formal word for what I was describing earlier as you do something on the basis of what is the case, what reality is like, on the basis of that you do something. ठीक है, नेचुरलिज्म को साइड पर रखा जाएगा, डिओंटोलॉजिकल और यूटिलिटेरियनिज्म को डिओंटोलॉजी और यूटिलिटेरियनिज्म को एलिवेट किया जाएगा एज द प्राइमरी वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट एथिक्स इज। अब इसका मसला क्या होगा कि जब आपने ये बोल दिया कि यार यूटिलिटेरियनिज्म भी डेवलप हो गई इमोटिविज्म में, और आपने ये कह दिया कि जी हमारे पास कोई तरीका नहीं है एजुडिकेट करने का लोगों के बिलीव्स को, सिर्फ हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, एंड वी जस्ट लेट इट रिमेन एज लॉन्ग एज देयर इज नो हार्म बीइंग डन। एक मैसिव लेवल पे कंफ्यूजन आई जो कि आप देख सकते हैं आजकल की दुनिया में है। ठीक है, वो हर जगह पे, पाकिस्तान के अंदर भी आपको महसूस हो रही होगी, अमेरिका के अंदर भी महसूस हो रही होगी। लोग जो है वो कतराते हैं एक दूसरे को बोलते हुए कि यार आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे विल बी लाइक भाई आपका तस्वुर अपनी जगह, मेरा तस्वुर अपनी जगह। ये दिस ऑब्वियसली इज बीइंग फेड इन लाइक इट्स बीइंग क्रिएटेड बिकॉज जब आपको मैंने ये लास्ट टाइम भी जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें कहा था कि
modernity के अंदर through the engines of modernity इतनी ज़्यादा diversity को mix कर दिया गया है साथ, ठीक है? तो एक तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो moral theory या emotivism है, ये एक strategy है to allow coexistence to exist, सही है? ताकि लोग जो है वो अपने अपने तरीकों से रहें। बट मसला ये होता है कि जब लोग अपने अपने तरीकों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, दूसरे के साथ टकराव तो होगा फिर। तो फिर उसमें क्या किया जाएगा? उसमें इमोटिविज्म ये कह रही है कि भाई बहस नहीं की जा सकती, सिर्फ हैप्पीनेस बढ़ाओ। तो मगर कंफ्यूजन और भी उठेगा, और आप देख रहे हैं दुनिया में इस तरह के इख्तलाफात बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं, ठीक है? अगेन होमोसेक्सुअलिटी वाली एग्जांपल मैं यूज करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि यूएसए के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को खुला हाथ मिला हुआ है, वो सिर्फ लीगल लेवल पे मिला हुआ है। लीगल लेवल से मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, आपका टीवी मीडिया उसको प्रमोट कर रहा है, वो ठीक है, वो सब हो रहा है। बट अगर आप सोशल लेवल पे बात करें, द एरिया दैट आई लिव इन, आई मीन मिशिगन, वेस्टर्न मिशिगन, इट्स अ वेरी रिलीजियस एनवायरनमेंट। यहाँ पे इट्स वेरी वेरी लुक डाउन अपॉन, राइट? सोशली मेजॉरिटी हैप्पी विद दिस थिंग, बट लीगली क्यों करना पड़ रहा है उनको? क्योंकि अब आप देख लें ये पूरी चेन बनी हुई है लीगली। लॉक और मिल इस तरह के जो थिंकर्स हैं, उनसे उन्होंने डिराइव की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको उनकी थिंकिंग ऑफ बेसिस पे जस्टिफाई करनी पड़ती हैं चीजें, राइट? तो वो दे कीप गोइंग बैक टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्म एंड दे कीप गोइंग बैक टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्म एज बॉडीली हार्म। तो उसके अंदर कहते हैं भाई सामने वाला तो बंदा कुछ कर नहीं रहा, मुझे तो उसको करने दो जो वो कर रहा है। बट सोशली लेवल पे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती जा रही है। दैट इज वन बिग रीजन व्हाई यू गॉट समबडी लाइक ट्रम्प इन पावर एनीवे। सो एनीवे, कहने का मकसद ये है कि आई मीन instead of going into the newsy political issues, my point over here is this: epistemologically, your understanding of the world is getting hampered. When that is getting hampered, your conception of morality will have to change. When that will change, it will go in two directions, and the two directions will basically eventually end up being one direction, which is utilitarianism. Utilitarianism develops into emotivism. When you reach the level of emotivism, you notice a mass scale confusion. ठीक है? ये एक, अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है और सकत है, थोड़ी सी मुश्किल किताब है पढ़ने को, मगर आफ्टर वर्च्यू एक है अपना प्रेजेंट में मिलबैंक आ रहा है, मैकिंटायर, एलिस्टर मैकिंटायर, probably one of the greatest philosophers and thinkers in the US of the last 50 years, right? उसकी बहुत ही मशहूर किताब है ये आफ्टर वर्च्यू। उसके अंदर वो यही मसला डील करेगा कि इतनी कंफ्यूजन क्यों है, लोग किसी बात के ऊपर एग्री क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने अपनी ट्रेडिशंस ऑफ थॉट को समझना छोड़ दिया, राइट? दैट्स इज बेसिक। खैर वो बाद में पोस्ट मॉडर्न लेवल पे जब आएंगे तब डिस्कस करूंगा, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इलस्ट्रेट टू यू कि मॉडर्निटी के अंदर यू विल आल्सो नोटिस मैसिव चेंजेस हैपनिंग इन मॉरल फिलॉसफी। टाइम ज्यादा रह नहीं गया, मैंने इसमें बहुत सारे टाइम गुजार दिया। आई आल्सो वांटेड टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो आई विल क्विकली गो थ्रू दैट। देखें, एपिस्टेमोलॉजी में चेंजेस आए, ठीक है, या मेटाफिजिक्स में चेंजेस आए, अब ये कह लें उससे मॉरल फिलॉसफी पर असर पड़ा। मॉरल फिलॉसफी में जब चेंजेस आएंगे उससे पॉलिटिकल फिलॉसफी पे भी असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने अप्रिशिएट कर लिया है, द एग्जांपल्स दैट आई वाज गिविंग, कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको हर चीज अलाउ करनी पड़ती है। अब उसको इस तरह से समझें, इसका एक और पहलू ये निकलेगा कि भाई अगर हम लोगों के दरमियान there is no way to resolve disagreements and disputes between people on the basis of argumentation. Okay, let's discuss who has the better conception of what one should do, और इसको कहा जाता है who has a better conception of the ethical life or the good life. और हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो जब लोगों में जब झगड़ा होगा तो आप क्या करेंगे? आप लोग खुद बताइए क्या करेंगे? अगर जब झगड़ा होगा और कोई बहस नहीं की जा सकती, किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता कि तुम ठीक हो दूसरा गलत है, इस सिचुएशन में जब झगड़ा होगा तो क्या करेंगे? यूजुअली पार्ट वेज करेंगे। कौन करेगा पार्ट वेज? दोनों। कैसे करेंगे? जी, जो नीचे होगा वो पार्ट वे करेगा। तो एक तो ये हो गया, जो नीचे होगा जो पार्ट वे करेगा वो भागेगा, कहेगा भाई बचाओ बचाओ अपने आप को, ठीक है। अगर वो भी नहीं करता, वो समझे वो खुदकश हमले पे चढ़ा हुआ है, वो उसको करना है नहीं, फंडा करना है, तो जी अब आप क्या करेंगे? कौन उन दोनों को अलग करेगा? तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी आएगी। हाँ, तीसरी पार्टी कौन होगी? पुलिस या लीगल सिस्टम। There you go. In the modern world, the rise of the state is essentially connected to an inability of the population to resolve its own differences. The organic conception of a society in which people agree on moral truths, when that breaks down, you need a third party, a neutral party.
वो न्यूट्रल पार्टी कौन होगी? वो हुकूमत होगी, वो रियासत होगी। इसीलिए आप मॉडर्निटी में देखेंगे ये द राइज ऑफ द मॉडर्न डे स्टेट, ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी जो मैंने दिया था उसमें बोला था, द राइज ऑफ द मॉडर्न डे स्टेट, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक एंड पिक्यूलियर व्हाट द नेशन स्टेट इज। देखें ये जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, द स्टेट, दिस इज समथिंग सो यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द एबिलिटी टू रेगुलेट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो चाय पी रहे हैं, आप जो पत्ती डाल रहे हैं, हर चीज जो है ये रेगुलेट हुई हुई है। ये वो वाला हिसाब नहीं है कि जी मैं अपने पिछवाड़े में घर के गया, बैकयार्ड में गया, मैंने जो उगाया है मैंने वो काटा, जो मैंने जानवर पाला हुआ है वो मैंने काटा, वो मैंने खाया। बहुत सारे लोग आपको आजकल मिलेंगे, उनको कहा जाता है कि वो भाग रहे हैं सिस्टम से, स्पेशली वेस्ट के अंदर इतने ख्वार हो चुके हैं कि दे आर सेटिंग अप दीस कम्यून्स टू रन अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, राइट? बट द पॉइंट इज कि ये स्टेट का राइज हो क्यों रहा है? ये स्टेट का राइज एक्सीडेंटल नहीं है इन द सेंस कि यार बस एक चीज हो गई। स्टेट का राइज इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द इनएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस टू रिजॉल्व देयर ओन डिफरेंसेस। और अब हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो वो यूरोप में हुआ भी यही था, जिसको कहा जाता है रिलीजियस वॉर्स। यूरोप के अंदर इतनी मार कुटाई, 30 ईयर वॉर्स, इस तरह की चीजें भी, प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन आई। अगेन यूरोपियन हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा जुल्म व तशद्दुद और क्या कहते हैं खून रेजी देखी गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा यार हम लोग एक दूसरे के साथ तो बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्टेट को बनाते हैं न्यूट्रल। अच्छा, जब आपने स्टेट को बनाया न्यूट्रल, तो अब आपको उसको इंक्रीजिंगली पावरफुल भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्यूट्स होंगे यू वांट दैट पार्टी टू एंटर इनटू द पिक्चर and resolve the disputes, which basically means what? That party has to be stronger than the two fighting parties, right? अगर वो strong नहीं होगी तो उसको कोई सुनेगा नहीं। अब कहने का मकसद ये है कि the quest for power in politics will become the major determinant. आप लोगों ने ये शायद सुना होगा, लोग अगर बात करते हैं कि जी रियासती किरदार ही ऐसा होता है कि वो जो है वो पावर की तलाश करती है, ठीक है? उसको मुस्तहकम कह लें, मतलब मुस्तहकमी की तलाश करती है, बहुत अच्छा तरीका कहने का, मगर आप ये समझें कि अपने आप को तसल्लुत करने की कुव्वत की तलाश में रहती है, राइट? उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अक्सर रेलेस पोजीशन। जी ये रेलेस पोजीशन है इनकी। रेलेस पोजीशन आपको डोमिनेट मिलेगी पोजीशन अक्रॉस द वर्ल्ड लीडर्स। मेरी पिछली एक जिंदगी में मैं जो है वो फॉरेन पॉलिसी कंसल्टेंट भी होता था फॉर द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। उधर हम लोगों ने मैंने तो ये फर्स्ट टाइम नोटिस करा है, क्योंकि हमारे अफ्रीकन यूनियन, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस, इस तरह के फोरम पे हमारे डिस्कशंस होते थे, विदाउट एनी फेल 99 टाइम्स आउट ऑफ 100, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, 90 कर लें, बट 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 द पर्सन दैट यू रनिंग इनटू हु इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज अ रियलिस्ट। पावर इज द ओनली थिंग दैट दे आर आफ्टर, राइट? ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको एक नजर आ रहा है कि भाई स्टेट जो है, state will only be able to be effective when it is more powerful than any of the conflicting parties. And why are the parties conflicting? Why is there no general sense of we can resolve these problems? Because we've lost the common moral framework. Why have we lost the common moral framework? जो मैं पहले बोल चुका हूँ, epistemology वाले मत। देखना आप लोग चीजें कैसे connected हैं, right? अब इसको एक बात मैं और करता हूँ, फिर हम खत्म करते हैं, आप लोग फिर सवाल करिएगा। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर दो चीजें होंगी राइट एट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है? एक है, आप समझे माकियावेली, आप लोगों ने अगर उसका नाम सुना हो, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में खड़ा होगा कि इटालियन स्टेट, सिटी स्टेट जो है वो एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे हैं। एक वो बंदा आएगा लोरेंजो डिमिची, उसको वो एडवाइस करेगा, एक किताब लिखेगा, उसके अंदर वो उसको यही कहेगा कि भाई फाइंड वेज ऑफ गेनिंग पावर, ट्रेचरी भी करनी पड़े तो करो, because without power nothing works, right? At the same time you will get somebody, थोड़ा सा आगे जाके एक और बंदा आएगा, हॉब्स, आप समझे, वो डेकार्ट के टाइम पीरियड के जमाने में, वो भी अपनी कॉन्टेक्स्ट में खड़ा होकर एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लॉर्ड ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर भी थी, बहुत ही मैसिव किस्म की सिविल वॉर थी, वो उसके बाद लिख रहा है। उसके बाद वो लिखेगा, वो कहेगा जी मॉडर्न डे स्टेट की जरूरत है हमें। मॉडर्न डे स्टेट ऐसी चीज है कि हम अपनी सारे हुकूक जो है उसके हाथ में जाके दे देते हैं, और उसके हाथ में जाके कहते हैं कि भाई जब भी हमारे दरमियान फड्डा हो तुम आके रिजॉल्व करो। उसकी थॉट के अंदर इतना मजे का एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर आए, कॉन्ट्रडिक्शन कह देंगे मतलब एक कंफ्यूजन सी नजर आएगी। वो ये कहेगा कि देखें, उसको इस बात का डर लगना शुरू होगा कि ये स्टेट जो है ना,
स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अगर हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाई रोकने के लिए किसी थर्ड पार्टी के हाथ में पावर दे रहे हैं, तो फिर हमें डाउन द लाइन फिक्र करनी पड़ेगी कि उस पार्टी के पास कुछ ज्यादा पावर आ जाएगा तो वो हमारे ऊपर जुल्म और जबर करेगी। तो वो ये कहेगा कि यार उस पार्टी को चाहिए कि वो पार्टी जो है वो नेचुरल लॉ या नेचुरल रीजन को फॉलो करे अपनी रूल्स बनाने के लिए, मगर वो दोबारा फौरन जाके ये कहेगा कि मगर नेचुरल रीजन है क्या चीज, हमें नहीं पता। उसके ऊपर तो बहस होती रहेगी, और जब बहस होगी तो दोबारा फटने का खर्चा बढ़ जाएगा। जब दोबारा खर्चा बढ़ जाएगा तो भाई जो भी आपकी रियासत कहेगी वही होगी नेचुरल लॉ की इंटरप्रिटेशन। आप ये देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रूट्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म छुपी हुई हैं कि जो स्टेट कहेगा वही चीज होगी ठीक। अब देख ले पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये बड़ी, हालांकि एक लिहाज से ये बड़ी, आप समझे, लोग इसको कहते हैं क्या मिडीवल किस्म की ये बहस है कि जी नबी की तारीफ क्या है, ठीक है, नबी और रसूल की तारीफ क्या है। माशरा कुछ कह रहा है, कुछ माशरे के अंदर कुछ अवाम जो है वो कुछ और कह रही है। अब उसके अंदर आप सारी चीजों को ले आए, ठीक है, इमाम की तारीफ भी ले आए, ये सारे मसले ले आए, मगर पाकिस्तान के अंदर हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, जी स्टेट बताएगा हमें कि नबी की तारीफ क्या होगी, क्योंकि ये मसला इतना गंभीर है कि इसको हम तो सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेट के हाथ में दे दो, स्टेट बताएगी, वो मुसलमान की तारीफ भी करेगी हमारे लिए। तो कहने का मकसद ये है कि even this is an example of how Pakistan passes the test for a classic modern day state in which a disagreement is interminable, खत्म नहीं होता, समझ में नहीं आती उसको सॉल्व कैसे करें। आप अपने अपने लेवल पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये ठीक है जी, भी सुन्नी पर्सपेक्टिव से ये मसला हमें समझ में आ गया, शिया पर्सपेक्टिव से हमें ये आ गया, ठीक है, मगर क्या हो रहा है इधर, अपने अपने पर्सपेक्टिव में सोचना है, इनको रिजॉल्व कौन करेगा, पता नहीं कौन करेगा यार, समझ में नहीं आती। दो तरीके, मैं अगर आप बोलूं दो तरीके हैं, एक आप ये बोल रहे आखिरत में खुदा कर लेगा, दूसरा ये कि आप बोले कि नहीं जी रियासत करेगी, रियासत बताएगी हमें क्या करना है। एनीवे पॉइंट इज कि पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी चेंजेस आ गए। So I have to jump in, लेकिन मॉडर्न डे स्टेट्स में तो सेक्युलरिज्म एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, तो इन दैट सेंस वो तो स्टेट्स आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रिलीजन और पर्सनल फेथ्स। नहीं, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म है, दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्लेक्सिफाई अभी, कि मॉडर्न स्टेट को सिर्फ ऐसे ना समझें कि वो अपनी सोर्सेज रिलीजन से नहीं लाता। आपने जो सेक्युलरिज्म ये बोला, यू प्रोबेबली मीन कि उनकी sources of legislation is not the Quran or is not the Bible or is not the halakha, इस तरह की चीज़ है, ठीक है, you're right about that, but what I'm trying to say is कि on top of that modern day state के अंदर एक और बहुत बड़ी वो है characteristic कि it is the go-to place for all kinds of resolutions of disputes, right? This thing, आप ये सोचे ना कि इसको state is the final arbitrator। मैं एज बाप अपने बच्चे को नहीं मार सकता इधर, मेरे वैसे बच्चे हैं नहीं, बट अगर होते मैं नहीं मार सकता। मेरा बच्चा जो है वो स्टेट के पास जा सकता है, कहता है मेरे बाप ने मेरे ऊपर जबर किया है। अब आप ये खुद सोचें कि ये कौन से तस्वुर में स्टेट ने पैदा किया, उसको स्टेट ने पाला पोसा, मैं अपनी जगह पे अगर गलत भी कर रहा हूँ, does that make sense? Like, what authority does the state have to tell me what I should be doing with my own child? I'm not saying that what I'm doing is right or wrong, but all I'm saying is that conception of this naturalness in our thinking, the state will resolve these problems. This is a specifically, interestingly modern problem because it's connected with the crisis of moral thought, and that crisis of moral thought is connected with the crisis of your epistemological thought. ये मेरा basic point है। अब मैं इख्तिताम करता हूँ, अब आप लोगों को जो सवाल करने का